गुड मॉर्निंग दोस्तों। अवेयरनेस गाइड में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आज एक नए चैप्टर लेकर मैं आया हूँ। इससे पूर्व मैंने डिस्कस किया था, उसका एक संक्षिप्त विवरण बता दूं ताकि फिर से वो आपको रिवाइज हो जाए। मैं हर क्लास में एक काम करूँगा कि जो पूर्व क्लास में मैंने बताया हूँ उसको एक बार उसका रिवीजन करा दूँ ताकि वो आपके दिमाग में जो है फिर से नई ताजगी की तरह आ जाए और उस वीडियो को एक बार और देखें तो आपको चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। तो पूर्व वीडियो में मैंने बताया था अनुच्छेद 129 से संबंधित अभिलेखीय न्यायालय के बारे में, जिसमें बताए थे कि अनुच्छेद 129 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को, मीन्स अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट के कार्यवाही या उसके कोई भी जजमेंट क्या रह सकता है, साक्ष्य के रूप में रह सकता है, रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और अभिलेख के रूप में रखा जाता है। ठीक है, किस रूप में रखा जाता है? साक्ष्य के रूप में उसको रखा जा सकता है और अभिलेख के रूप में रखा जा सकता है। तीनों एक ही चीज हो, जैसे इसको समझे। और इतना ही नहीं, ये जो है क्या होगा, अधीनस्थ न्यायालय में बताए थे कि अधीनस्थ न्यायालय में इसको विधिक रूप में प्रयोग किया जाएगा। कैसे प्रयोग किया जाएगा? विधिक रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा और वहां साक्ष्य के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये बात बताई थी, इसलिए इसके अनुसार जो है ये सही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि किसी भी न्यायालय को, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को या किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि उस रिकॉर्ड्स पर, उस अभिलेख पर क्या करे, किसी भी कोर्ट में चुनौती पेश करे। मीन्स ये नहीं कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो जो उस जजमेंट है, वो जो जजमेंट दिया था वो गलत था। ना तो किसी कोर्ट में उसके विरुद्ध में क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, प्रश्न उठा सकता है। और वो जो है विधिक रूप में यूज किया जाएगा। कहाँ? वो जो है विधिक रूप में अधीनस्थ न्यायालय में यूज किया जाएगा। और यदि कोई न्यायालय या किसी व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, किसी न्यायालय या किसी व्यक्ति के द्वारा उस पर जो है प्रश्न उठाया जाता है, तो उस कंडीशन में उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है चार्ज होगा। क्या होगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज होगा और इसके तहत 6 माह का सजा या ये क्या हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। तो ये बताए थे हम अनुच्छेद 129 के संबंध में। उसी तरह से एक अनुच्छेद 143 था जिसमें सलाहकारी प्राधिकार बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सलाहकारी प्राधिकार क्या है, जिसमें ये चर्चा किए थे कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विधिक मामले में जो इंपॉर्टेंट हो, जो विधि से संबंधित हो, उस मामले में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जो है उस बिंदु पर सलाह ले सकता है। इसमें बताए थे कि कुछ अपवादों को छोड़कर ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। साफ साफ, जिसमें ये मैंने स्पष्ट किया था कि चूंकि पहले ही है ये सुप्रीम कोर्ट से क्या देता है, एडवाइस देता है, तो उस एडवाइस को राष्ट्रपति चाहेगा तो मानेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मानेगा, क्योंकि ऑर्डर तो है नहीं। तो उस कंडीशन में साफ साफ यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को द्वारा दी गई सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, जिसकी चर्चा की, बट उसमें कुछ अपवाद है। अपवाद यह है कि वैसे संधि या समझौते जो हमारा संविधान के लागू होने से पहले किया गया हो, वैसे समझौते, वैसे संधि या वैसे शर्तें जो हमारा संविधान लागू होने से पहले किया गया हो, उस पर जो है अगर राष्ट्रपति या वैसे मामले में जब राष्ट्रपति किससे, सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगता है, तो उस पर जो है देने के लिए वो बाध्य होगा। स्पष्ट? अगर कहीं दिक्कत हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं,
मैं उस प्रश्न को हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहता हूं, तब हमेशा दूंगा। तो इस तरह से देखें कि अनुच्छेद 129 जो अभिलेखीय न्यायालय है वो प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 143 जो सलाहकारी प्राधिकार प्रदान करता है, से संबंधित बातें को मैंने पूर्व क्लास में भी मैंने बताया था। आज मैं बताऊंगा अनुच्छेद 137 जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार देता है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने स्वयं के ही आदेशों और कार्रवाइयों का पुनर्विचार करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 137 कहता है कि आप जो है, आपने जो निर्णय दिया है, आपने जो आदेश दिए हैं, आपने जो कार्रवाई की है, उसको एक बार पुनः विचार करें। अब देखिए पुनर्विचार करने के पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि जो है, तो चूंकि देखिए ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्यायाधीश होते हैं वो भी इंसान ही है, उनसे भी गलती हो सकती है, या एक तो वो भी इंसान है उनसे भी गलती हो सकती है। दूसरी चीजें है कि नए साक्ष्यों की खोज भी हो सकता है। मान लीजिए उस समय जो साक्ष्य था उसके आधार पर उन्होंने डिसीजन सुनाया, हो सकता है उसमें कोई नया साक्ष्य आ गया हो, तो उस कंडीशन में भी जो है क्या कर सकते हैं, वो अपना डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। तीसरा है कि रिकॉर्ड में दिखाई देने वाली गंभीर गलती, ये अभी भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश सब क्या होते हैं, वो भी इंसान ही है, वो भी हमारे जैसे ही हैं, तो उनसे भी गलती होने की संभावना है। तो उस कंडीशन में मीन्स रिकॉर्ड में अगर बहुत बड़ी कोई गंभीर गलती दिखाई दे रही हो, या कोई नया साक्ष्य की खोज किया गया हो, या न्याय की विफलता हो गई हो, इस कंडीशन में जो है क्या करता है, साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेशों, अपने कार्रवाइयों के पुनर्विचार करने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। और इस यही नहीं, ये तो प्रदान करता ही, जो करता ही है। देखिए कि जो है हमारा सारा कुछ जो है ना बहुत फ्लेक्सिबल है, हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट भी जो है आदेश सुना दिया, उसका भी क्या है कि वो भी अपना जो है पुनर्विचार कर सकता है, अगर गलती किया हो तो सुधार भी कर सकता है, सुधार कर भी नहीं सकता, सुधार उन्होंने किया भी है। जैसे बताएंगे कि केशवानंद भारती मामले में उन्होंने क्या किया, अपने पूर्व के फैसले गोवकानाथ मामले से हटकर फैसला दिया। मीन्स गोवकानाथ मामले में जो उन्होंने डिसीजन सुनाया था, जो जजमेंट सुनाया था, उससे हटकर और उसके जो है विरोध में जो है केशवानंद भारती मामले में उन्होंने क्या किया, जजमेंट सुनाया। अब ये देखिए कि ये है क्या चीज है, गोवकानाथ मामला क्या है और केशवानंद भारती मामला क्या है, इसको दिखाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए ध्यान से सुने और समझे सारी चीजों को। अब हमेशा नाम सुनेंगे कि केशवानंद भारती मामला, गोरखनाथ मामला, आखिर ये है क्या चीज। तो अभी बताए कि गोरखनाथ मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, उससे हटकर उसके विरोध में जो है केशवानंद भारती मामले में दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो जजमेंट दिया था उसका पुनर्विचार किया अनुच्छेद 137 के तहत, उसमें जो है कमी पाया गया तो उसको उन्होंने सुधार दिया। अब देखिए घटना था क्या, इसके बारे में बताते हैं, आखिर क्यों इसको सुधार का जरूरत पड़ा। तो गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 की का विषय है। गोरखनाथ एक वहां का जमींदार हुआ करते थे पंजाब में, उनके 500 एकड़ जमीन को पंजाब सरकार ने, गोरखनाथ वहां का जमींदार हुआ करते थे, उनके 500 एकड़ जमीन को जो है सरकार क्या करना चाहती थी, अधिग्रहण करना चाहती थी। किसके तहत, पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत। पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत पंजाब सरकार ने गोरखनाथ का भूमि को क्या करना चाहती थी, अधिग्रहण करना चाहती थी। तो देखिए ये 1967 की बात है, याद रखिए। संपत्ति का अधिकार उस समय जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही था। तो अब ये जो है संपत्ति का, उनका संपत्ति था, संपत्ति का अधिकार क्योंकि फंडामेंटल राइट था, और फंडामेंटल राइट के बारे में अनुच्छेद 13 भी साफ साफ कहता है कि मौलिक अधिकार को जो हनन करता है, मौलिक अधिकार को जो निरस्त करता है, मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को जो कम करता है, वो सारे कानून उस स्तर से ही निरस्त माने जाएंगे जहां से वो फंडामेंटल राइट को निरस्त करता है। मीन्स फंडामेंटल राइट को कोई भी कानून निरस्त नहीं कर सकता, यह अनुच्छेद 13 भी कहता है। अब देखिए मामला यही फंस गया। यहां जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्या जजमेंट दिया, साफ साफ देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मौलिक अधिकार को न तो कम किया जा सकता है और न ही समाप्त की जा सकती है।
मौलिक फंडामेंटल राइट को, नागरिकों के फंडामेंटल राइट को ना तो कम किया जा सकता है ना उसको समाप्त की जा सकती है। ये कहा कौन? ये कहा हमारा गोरखानाथ बनाम पंजाब राज्य। तो अब यहाँ जो है, चूंकि ना तो मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता था ना समाप्त किया जा सकता था, और चूंकि ये संपत्ति था, 500 एकड़ भूमि संपत्ति था, तो संपत्ति के इस आधार पर अधिग्रहण कर नहीं सकता था। फंडामेंटल राइट ही उसका है। संपत्ति का रक्षा भी क्या है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही है। इस पर जो है काफी कसम कसी हुआ। कसम कसी के बाद जो है आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये कितने का? ये 13 न्यायाधीशों की पीठ थी। इसमें कितना बेंच थे? 13 न्यायाधीशों का बेंच, माने इतिहास में सबसे बड़ा बेंच ही बैठा था। इतना बड़ा बेंच जो है किसी भी डिसीजन के लिए नहीं बैठा था। आई 13 न्यायाधीशों का जो है बेंच ने डिसीजन दिया। क्या डिसीजन ये दिया? जो सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसीलिए हम केशवानंद भारती हमेशा जो है चर्चा करते रहते हैं। केशवानंद भारती ने यहाँ डिसीजन दिया। ये 13 न्यायाधीशों का बेंच ने काफी कसमाकस के बाद इन्होंने कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है, उसको कम कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है। मीन्स फंडामेंटल राइट सहित, उसमें फंडामेंटल राइट भी है, माने फंडामेंटल राइट सहित संविधान के किसी भी भाग को कम कर सकता है, संशोधन कर सकता है, हटा सकता है, जोड़ सकता है। बट क्या नहीं कर सकता है? संसद क्या नहीं कर सकती, इसको समझना है। संसद जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंडामेंटल स्ट्रक्चर को वो कभी भी क्या नहीं कर सकता है? संशोधन नहीं कर सकता। मीन्स संविधान का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको वो कभी वो नहीं कर सकता है। अब फंडामेंटल स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आ जाता है। हमारा जो संविधान का माने मूल संरचना है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर में आता है। जैसे हम कह नागरिकों की स्वतंत्रता को फंडामेंटल स्ट्रक्चर के अंदर रखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें हम कहीं भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती ने वही कहा कि आप संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, कम कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, जोड़ दीजिए, बट उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो मौलिक संरचना है, बुनियादी संरचना है, उसमें आप कहीं कोई हेरफेर नहीं कर सकते। संसद को ये कहीं से अधिकार नहीं है। ये कहा। दूसरी बात है कि ये जो है एक चीज और बताए थे कि न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा के लिए पुनर्विचार संबंधित याचिका के लिए पुनर्विचार संबंधित किसी भी केस में एक चीज याद रखिए कि किसी भी केस में पुनर्विचार जो है कोर्ट तभी कर सकती है जब आप याचिका दीजिएगा। तो किसी भी केस में जब जजमेंट होता है तो जजमेंट के 30 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर आपको पुनर्विचार याचिका देना पड़ेगा। अगर 30 दिन के अंदर नहीं दिए तो आप फिर पुनर्विचार याचिका नहीं दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है विचार भी नहीं कर सकती है। तो इस तरह से देखें कि अनुच्छेद 137 जो है बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जो सुप्रीम कोर्ट को अपने खुद के जजमेंट को एनालिसिस करने का, सुधार करने का और पुनर्विचार करने का क्या देती है? मौका देती है, ताकि आप एक सटीक और बेहतर से बेहतर जजमेंट दे सके। तो ये हमारा कहा कौन सा? न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को था। उसके बाद देखते हैं कि अन्य अधिकार क्या चीज है सुप्रीम कोर्ट को। तो लोकसभा का अध्यक्ष और सदस्यों के व्यवहार और आचरण का भी जांच कर सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के व्यवहार, कैसा व्यवहार है, कुव्यवहार तो नहीं है, कुआचरण तो नहीं है, दुर्व्यवहार तो नहीं है, इसकी भी जो है क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकती है। लेकिन इसमें जो है राष्ट्रपति का आदेश होना जरूरी है। यदि राष्ट्रपति आदेश देती है जांच करने की तो सुप्रीम कोर्ट जो है जांच करेगी। और जांच के दौरान अध्यक्ष सहित किसी भी सदस्य का क्या पाया जाता है? दुराचरण पाया जाता है, दुर्व्यवहार पाया जाता है। उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या देगी? सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी उस सदस्य को या अध्यक्ष को हटाने के लिए। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का क्या करेगी? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के हटाने के मीन्स, अब कोई लोकसभा का सदस्य है या अध्यक्ष है, राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि जो है उसको जो है संज्ञान आया कि जो है कुछ दुर्व्यवहार हुआ है
और दुर्व्यवहार तो राष्ट्रपति को आता नहीं है, वो संसद। एक चीज और स्पष्ट रूप से जानिए कि संसद ही सब कुछ करता है, राष्ट्रपति कुछ नहीं। संसद जो है क्या करेगा, संसद कहेगा कि जो है लोकसभा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के द्वारा जो है क्या किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया, तो राष्ट्रपति आदेश देगा किसको, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगी, जांच में अगर सही पाया जाता है तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है उस दुर्व्यवहार के लिए अध्यक्ष या सदस्य को, जिसके विरुद्ध में पाया जाता है दुर्व्यवहार, उसको हटाने की सिफारिश करती है। और स्पष्ट याद रखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट हटाने की सिफारिश जो है राष्ट्रपति से कर देता है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है हटाने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा, मीन्स उसको हटाना ही होगा। इस तरह से देखें कि बहुत सारी जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्या है, शक्ति है, पावर है। उसके बाद और जो है और आगे देखेंगे तो देखेंगे कि जो ये केसेस लंबित होता है, पेंडिंग होता है, उसके संबंध में भी अधिकार है कि अगर हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग हो तो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग होने के पास वो अपने पास मंगवा सकता है, कह रहे तुमसे अब जो है होने वाला नहीं है, सुनो तुम्हारे पास 500 केस है, 200 केस हमारे पास दे दो, तुमसे काम होता नहीं है। तो वो क्या कर सकता है, 200 केसों को मंगवा सकता है, अपने यहाँ उसका सुनवाई कर सकता है। इतना ही नहीं, वो क्या कर सकता है, वो केस को हस्तांतरित भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है। मान लीजिए कि पटना हाई कोर्ट के पास 700 केस है, ठीक है, और झारखंड हाई कोर्ट के पास 200 केस है, तो कहेगा कैसा है, तुम्हारे पास केस लगता ज्यादा है, काम ज्यादा है, तुमसे हो नहीं रहा, तो 200 केस इसको दे दो, झारखंड हाई कोर्ट को दे दो, 200 केस इसको, तो इसके पास 400 केस हो जाएगा। मीन्स अब जो है केस की संख्या दोनों में जो लगभग समन्वय स्थापित हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि क्या कर सकती है, एक तो अपने पास मंगवा सकती है, बहुत ज्यादा अगर पेंडिंग काम है हाई कोर्ट के पास, और उसको हस्तांतरित भी कर सकती है। उतना ही नहीं, अपने सारे अधीनस्थ कोर्टों का क्या होता है, वो गार्जियन होता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने सारे अधीनस्थ जितने कोर्ट होता है उसका गार्जियन भी होता है। उस कंडीशन में क्या करती है, उसको सारे पर नियंत्रण रखती है, देखभाल करती है कि उसके द्वारा किया गया कार्य जो है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो काम सही है कि नहीं है। तो इस तरह से देखें कि बहुत सारी बातों को मैंने देखा जहां अनुच्छेद 129 से एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसका अभिलेख इतना इंपॉर्टेंट है, इसका जो है जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको संजो कर रखा जाता है कि अन्य जो है अधीनस्थ न्यायालय है वहां जो है इस जजमेंट को सुनाया जाए एज ए विधिक रूप संदर्भ में, एज ए कानून के संदर्भ में, को कानून ही बन जाएगा। उसके बाद सलाहकारी जो है प्राधिकार बताए कि सलाह भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति चाहे तो। उसके बाद बताए कि अनुच्छेद 137 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट को अपने खुद के निर्णय को, अपने खुद के आदेश को पुनर्विचार करने का अधिकार देता है कि समीक्षा करे कि सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं। इस तरह से, और बहुत बार बताया कि बहुत बार उन्होंने समीक्षा किया भी है। तो इस तरह से देखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये सारे का रिवीजन करें, वीडियो को बार बार देखें। अगर किसी प्रकार की समस्या नजर आती है तो उससे संबंधित आप हमसे प्रश्न पूछें, मैं कमेंट में बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, उस मैसेज का मैं जवाब जरूर से जरूर दूंगा। आज का इतना ही। जय हिंद। बांध नहीं